हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी रीजनिंग एजुकेटर पिंकी वर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स लाइन अप है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एनटीपीसी का एग्जाम्स जल्दी हो सकता है, तो आप सभी 9 बजे वहां पर प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, कुछ टॉपिक को बेसिक से लेके उन पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में उन क्वेश्चन से रिलेटेड आप बिल्कुल गलती नहीं करो। सबसे पहले हमारा आज मेन मोटिव है इस सेशन का कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कितने इजी लेवल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को माइंड सेट में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और ऑर्डर एंड रैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर होती है बातें? इसी क्लास में आप सारी चीजें इन 3 टॉपिक को क्लियर कर लोगे, अच्छे से रट लोगे। आगे इन 3 टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कोई डाउट नहीं आने वाला और आप विद इन अ लिमिटेड टाइम सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, टेलीग्राम चैनल हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां पर जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कितने फेजेस होते हैं और हमें कब इनिशिएट करना है, कितने लिमिटेड टाइम के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, मॉक लगाने कब से शुरू करना है, हमारा वीक जोन ये है तो हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है, हमारा स्ट्रॉन्ग जोन ये है तो हमें कितने लिमिटेड पीरियड में उसको, मतलब एक दिन में पर्टिकुलर कितना टाइम देना चाहिए, अगर इन सब चीजों का आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल काउंसलिंग दी जाएगी और कॉलिंग के लिए आप सभी के सामने नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 7272824365। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं स्टूडेंट, तो आप हमारे से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी आता है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.शिक्षा पर जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पर अपने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे इन सेशन का मेन मोटिव ये है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो इस मकसद के साथ बनाया है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट अपनी ज्यादा एजुकेशन की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत आती है और उनको पढ़ाई भी करना है, गवर्नमेंट जॉब भी लेना है और पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को डिटेल में जानना है और वो कोचिंग की हाई फीस को नहीं पे कर पाते, तो उनके लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम हर जगह इस सेशन की रीच को फैला दीजिए कि वो स्टूडेंट के पास भी ये वीडियो का लिंक जा पाए जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिन एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है। और हम अपने प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सीक्वेंस में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट देते हैं। तो यहाँ से पढ़ के आप एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़िए, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं आने वाला। अगर बाई चांस डाउट आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वहां पर 1 बाय 1 कम्युनिकेशन करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इतनी चीजें आपकी पसंद, आपको समझ में आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाए। तो स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारे इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है।
आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में ले लो, आप अपने कंपटीशन एग्जाम में ले लो, कोई गेम ले लो, किसी भी फील्ड में अगर आप एक बार हार गए हो लेकिन आपने फिर से दृढ़ निष्कल्प लिया है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट वाले में तो जीतना जीतना है, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार मन से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। आपने सुना भी होगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अपने आप हार चुके ना, तो आप हारे हुए ही माने जाओगे। लेकिन मन में आपने ठान लिया है कि मैं जीत के रहूंगा, मेहनत करूंगा, उसको बिल्कुल जहां पर मेरी गलतियां हो रही थी उन गलतियों को सुधार के आगे और डेफिनेट में अच्छा करूंगा, तो जरूर आप उस फील्ड में सक्सेस पाएंगे। क्लियर होती है? तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर जो कि आपकी सिर्फ ये सेशन आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही आपके सामने लेके आया जा रहा है। हम 3 टॉपिक को आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। आप सभी को पता होना चाहिए डायरेक्शन डिस्टेंस मतलब दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। अब इन सेशन में हमें क्या करना होता है, मतलब इस टॉपिक में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे पहले आपको हर डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेसिक में बता रहे हैं, इस प्लस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखोगे, प्लस साइन को याद रखोगे। अपर वाली साइड होती है आपकी नॉर्थ मतलब उत्तर, राइट हैंड पे जो आपकी डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। नॉर्थ के अपोजिट वाली साइड को देखोगे तो हम उसको बोलते हैं साउथ मतलब दक्षिण दिशा, और अपने लेफ्ट हैंड पर देखोगे तो आपको मिलती है वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, और नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। अब यहां पर आपको इन 4 डायरेक्शन के अलावा भी आपकी 4 सब डायरेक्शन होती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोला जाता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोला जाता है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें? अब यहाँ पर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होता है स्टूडेंट। सपोज करो अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, अगर किसी पर्सन ने उत्तर की तरफ फेस कर रखा है, अगर किसी पर्सन का फेस आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये बोला जा रहा है कि वो पर्सन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है और बोला जा रहा है राइट टर्न मुड़ने के लिए, तो आप अपने आप को इमेजिन करोगे जो आपका राइट होगा वही उस पर्सन का भी राइट हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। राइट बोला जाएगा तो हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, लेफ्ट बोला जाएगा तो हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। क्लियर? अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी, राइट बोला जाएगा तो आप साउथ आओगे, लेफ्ट बोला जाएगा तो आप नॉर्थ जाओगे। अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में है, जब मेरा फेस उधर था तो नॉर्थ हो गया था और अब मेरा फेस इधर है तो साउथ डायरेक्शन हो गया है। अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो अगर उसको बोला जाए राइट टर्न, तो राइट टर्न आप वेस्ट की तरफ जाओगे, लेफ्ट टर्न आप ईस्ट की तरफ जाओगे। सेम अगर किसी पर्सन का फेस आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में राइट टर्न बोला जाएगा तो पर्सन राइट की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ टर्न होगा, और लेफ्ट टर्न बोला जाएगा तो पर्सन आपका साउथ की तरफ टर्न होगा। क्लियर होती है? तो आपको ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है तो वो किधर मुड़ रहा है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे टर्न लेते हैं। अगर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है तो हम अपने एंगल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में नहीं बताया गया तो हमें 90 डिग्री पर ही मुड़ना होता है। ठीक, अब देखते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, आपका पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे कि उनको हमें जल्दी से सॉल्व कैसे करना है। क्लियर?
दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आइए सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपका ये क्वेश्चन ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 3 में पूछा गया था। शिफ्ट 3 में आपका यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला गया है। गायत्री स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड गोज 10 मीटर टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। क्या कहना चाह रहा है? गायत्री अपने घर से चलना शुरू करती है और साउथ डायरेक्शन में चलती है 100 मीटर। सपोज करो गायत्री का होम ये है, अपने होम से साउथ डायरेक्शन चलेगी तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 100 मीटर चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट फिर बोला गया है एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 120 मीटर। आपको बताया था अगर किसी पर्सन का फेस साउथ है और राइट टर्न बोला जाएगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? वो वेस्ट डायरेक्शन में। राइट टर्न लेती है और वेस्ट डायरेक्शन में आती है। राइट टर्न वेस्ट डायरेक्शन लेके कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 120 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शी टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब फिर से गायत्री का फेस कौन सी डायरेक्शन में हो चुका है? वेस्ट डायरेक्शन में, और राइट टर्न बोला गया है तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगी, और कितना डिस्टेंस कवर किया करना है उसको? 100। और आप सभी को पता है कि पैरेलल डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। 100 है तो ये 100 के बराबर, ये वाली डिस्टेंस 100 थी तो ये डिस्टेंस भी 100 हो जाएगी। फिर बोला गया है शी फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 180 मीटर। अब नॉर्थ फेस है, राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितनी दूरी तय करनी है उसे? 180 मीटर। अब यहां से जब वो यहां तक आई, अपने घर तक वापस आई, तो 120 मीटर कवर किया, लेकिन उसको कवर कितना करना था? 180 मीटर। तो यहां से 60 मीटर और आगे चलेगी जब उसका 180 मीटर का डिस्टेंस कवर अप हो पाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग, वो अपने घर से चली थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? तो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो 60 मीटर की दूरी पर है। और ये भी पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन नहीं पूछा है, बस 60 मीटर ही हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 को मार्क करके हमें आगे बढ़ जाना है। क्लियर होती है चीजें? यहां तक किसी को डाउट? तो हमें बस राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, मेन डायरेक्शन को ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सही तरीका क्या होने वाला है। बोला गया है स्टूडेंट यहाँ पर राधिका मूव 30 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। आप सभी को पता है पश्चिम दिशा कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड पर, तो वो पश्चिम दिशा में जाती है और कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे? 30 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, देन शी टर्न टू हर राइट। अब वेस्ट के बाद राइट टर्न मुड़ेगी और कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 10 मीटर। राइट टर्न लिया और 10 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। देन शी टर्न हर लेफ्ट एंड मूव 30 मीटर। लेफ्ट की तरफ किधर हो जाएगा? नॉर्थ फेस है तो लेफ्ट, आपका लेफ्ट वही इसका भी लेफ्ट, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 30 मीटर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा में इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में देखो, अब वह शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु उसका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, यहां से वो किस दिशा में है? तो आप देखोगे इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ और इस डायरेक्शन को बोला जाता है वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है? मतलब देखो, आप क्वेश्चन को 25 सेकंड के अंदर सॉल्व आसानी से कर सकते हो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। बस इसी लेवल पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिर से ये 2022 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। आइए सॉल्व करते हैं। बोला गया है गरिमा वॉक्ड 15 मीटर नॉर्थ एंड टर्न राइट। 15 मीटर नॉर्थ जाती है, ठीक, और फिर राइट की तरफ मुड़ गई। एंड वॉक 20 मीटर,
और यहाँ जब राइट मुड़ी है तो 20 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। शी फर्दर टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो आगे बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर। अब लेफ्ट पर्सन का फेस किधर हो गया है, ईस्ट, तो लेफ्ट आपका कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ में। और कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 5 मीटर, ठीक है। फाइनली शी टर्न टू हिज लेफ्ट, एकदम अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। लेफ्ट टर्न लेगी तो, और 20 मीटर आप इक्वल डिस्टेंस आपको पता है, पैरेलल डिस्टेंस एक बराबर होता है, 20 मीटर उसने कवर किया। सवाल पूछा गया है हाउ मैनी मीटर वॉज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी है और कौन सी डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं और इस वाले पॉइंट को अगर मैं चेक करूंगी तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आप बोलोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15, और ये पैरेलल डिस्टेंस ये 5 है तो ये भी 5, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब देखो साउथ भी है, साउथ नहीं लगाना गलती से, नॉर्थ की तरफ जा रही है वो 20 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा। यहां पर बोला गया है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से चलने के बाद नवीन वॉक 3 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। सपोज करो एक वो पॉइंट ये है, यहां से नवीन ने ईस्ट की तरफ चला है और डिस्टेंस कवर किया है उसने 3 मीटर। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड मूव 3 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ, उत्तर दिशा में। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही अगेन द लेफ्ट एंड मूव 4 मीटर। लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट, अगर नॉर्थ पर्सन है तो लेफ्ट आपका वेस्ट डायरेक्शन जाएगा और कितना, 4 मीटर चलना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 3 हो जाएगा, लेकिन 1 मीटर और चलेगा जब जाके वो 4 डिस्टेंस का कवर कर पाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है इन विच डायरेक्शन ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट उसने यहां से किया था, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, बता सकते हैं आप। ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच को डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। तो इतने सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आपके ग्रुप डी के। टाइटल भी मैंने आपको बता रखा है कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है राखी गोज 3 मीटर नॉर्थ एंड टर्न राइट। 3 मीटर नॉर्थ की तरफ गई है राखी और राइट की तरफ मुड़ जाती है। वॉक 4 मीटर, जब राइट मुड़ी तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर। अब राइट टर्न वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट में बोला जाए तो वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 मीटर। तो 3 से तो कम ही होगा ना, 2, ये हो गया 2। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर। अब साउथ डायरेक्शन में है और राइट टर्न बोला गया है और 4 मीटर, तो ये कहां तक आ जाएगी, इस पॉइंट पर वो आके रुक जाएगी। फिर बोला गया है कुछ भी नहीं, हाउ मीटर इज सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन से वो कितनी दूर है। अब देखो ये डिस्टेंस 2 है स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस 3 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो अपने वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से यहाँ पर आके रुकी है तो ये कितना डिस्टेंस है उसका, 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1 मीटर के डिस्टेंस पर वो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। क्लियर होती है। 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे और देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जा रहा है। आप अगर आपने ध्यान से इन सेशन को सीख लिया तो आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यहां से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, लेकिन आपको ध्यान से सीखते हुए चलना है बिल्कुल सेशन के एंड तक। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शीतल वॉक 25 मीटर ईस्ट। जो शीतल है 25 मीटर पूर्व दिशा में चलती है। शीतल यहां से चलना स्टार्ट किया, 25 मीटर ईस्ट चली है पूर्व की तरफ। देन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 25। राइट टर्न लेगी तो साउथ की तरफ आ जाएगी, दक्षिण दिशा में, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर से वो 25 मीटर ही चलेगी। नेक्स्ट,
शी देन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 40 मीटर। अब राइट टर्न साउथ की तरफ और कितना 40 मीटर चलना है। तो देखो जब यहां से उसने राइट लिया तो 25 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसको चलना कितना था स्टूडेंट, 40 चलना था, तो 15 मीटर वो और कवर करेगी। ठीक है, फिर बोला गया है देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 25 मीटर। अब राइट टर्न लेगी तो पैरेलल डिस्टेंस सेम और डिस्टेंस कितना कवर करेगी 25 मीटर का। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। फिर बोला है हाउ फार इज शीतल फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। इस वाली पोजीशन से शीतल कितनी दूर है। तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब ये इतना 15 है तो पैरेलल डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, तो इसके विपरीत दिशा कौन सी है, ये भी हमारी 15 हो जाएगी। 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 प्लस 10 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। चीजें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक भी करते रहना है और शेयर भी करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन 7 आपका ये रहा, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखने में भले लैंग्वेज बड़ी है, ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है जो 2021 में हुआ था, शिफ्ट 2 में 5 जनवरी 2021 को हुआ था। उस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा हुआ है। A tourist wanted to see the planetarium in a city. He walked from the railway station से चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। वो रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, यहाँ से चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। डिस्टेंस बताया गया है क्या, नहीं बताया गया। फिर वो पॉन्ड पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, पॉन्ड पर, तालाब पर पहुंच चुका है। तो ये है उसका पॉन्ड नंबर 1। फिर बोला गया है he turned left and at the second corner of pond, लेफ्ट टर्न लेगा और पॉन्ड के दूसरे, तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। ये है पॉन्ड नंबर 2। he turned right, अब यहां से वो राइट टर्न लेगा और वो अनदर कॉर्नर, वो पॉन्ड नंबर 3 पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जब वो पहुंचा तो वो अपने प्लेनेटेरियम पे पहुंच चुका है। इन विच डायरेक्शन वॉज द रेलवे स्टेशन। सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। इन विच डायरेक्शन इज रेलवे स्टेशन। प्लेनेटेरियम के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन तो ये था ना, इसके बारे में बताना है। यहाँ से आप खड़े हो, यहाँ पर प्लेनेटेरियम पॉइंट नंबर 3 पर खड़े हो, तो ये कौन से डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। आपको लैंग्वेज बड़ी दिख रही है लेकिन सवाल देखो कितना आसान है। भाई ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम है तो लेवल तो इजी रहेगा ना। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका एग्जाम पास में नहीं आ जाता है। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट, सपना वेंट 2 मीटर स्ट्रेट फॉर हर ऑफिस फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से अपने ऑफिस की तरफ जाती है और 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक, फिर वहां पर बोला गया टुक राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 मीटर। अब वेस्ट डायरेक्शन है, राइट टर्न लेंगे, कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ गई, 4 मीटर उसने कवर कर लिया। शी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। राइट टर्न इधर हो जाएगा, 2 मीटर तो ये हो जाएगा, बट 3 और चलेगी तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड रीच होम आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, नॉर्थ, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 किलोमीटर का। क्वेश्चन में पूछा गया है विच डायरेक्शन वॉज शी फेसिंग व्हेन ही रीच होम। जब वो अपने घर पे पहुंच रही है तो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, तो हमारा डायरेक्शन कौन सी दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करके हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। ये भी आपके एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2 में। अरुण वॉक 10 यार्ड्स स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस विच इज फेसिंग द नॉर्थ। अपने घर से वो यार्ड की तरफ जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10। ठीक, स्ट्रेट जाता है। एंड देन वॉक 20 यार्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। यहीं से 20 यार्ड चलता है रिवर्स डायरेक्शन में।
अब रिवर्स मतलब विपरीत दिशा में, जब वो यहां से यहां तक आएगा तो 10 कवर कर लिया, लेकिन उसको चलना कितना है, 20 मीटर चलना है, तो 10 मीटर वो और नीचे जाएगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में 20 डिस्टेंस कवर कर चुका। ठीक, फिर बोला गया था फर्दर ही टेक अ लेफ्ट टर्न, आगे उसने अब अगला लेफ्ट टर्न लिया है और डिस्टेंस कवर किया है 10, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद डिस्टेंस आ गया उसका 10। इन विच डायरेक्शन इज अरुण फ्रॉम नाउ ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, ओरिजिनल पोजीशन से अरुण कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हैं ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 1, दक्षिण पूर्व दिशा में वो जा रहा है, दक्षिण पूर्व इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर होती है चीजें, किसी को डाउट यहां तक, आई होप नहीं है। आगे बढ़े, देखते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 3 का एग्जामिनेशन, शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। उमेश इज स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उमेश साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, उमेश साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। ठीक, और इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे सॉल्व करोगे, आपको सिर्फ नोट करना है कि वो पर्सन कितने कितने डिग्री एंगल पर मुड़ा है। पहला बोला गया है ही टेक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज दक्षिणवावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। आफ्टर दैट इसके बाद ही टेक्स 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से 135 उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और फाइनली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद वो वामाव्रत दिशा में घूमता है, कब, 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज के थे हमने एक तरफ नोट किया, एंटी क्लॉकवाइज का हमने एक तरफ नोट किया, क्लॉकवाइज का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे मैम 225 का क्लॉकवाइज हो गया, और 90 एंटी क्लॉकवाइज का कितना रहेगा, 90 ही रहेगा, 90 डिग्री का ही वो मूव किया है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से माइनस कर दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 135। अब 135 कौन सा बड़ा है, क्लॉकवाइज बड़ा है या एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो हमें कौन सी नंबर बड़ी दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो ये जो 135 डिग्री मूव करेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में था, साउथ डायरेक्शन में था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था, यहां पर गया तो वो 45 डिग्री मूव किया, और फिर 90 डिग्री जाएगा तो 90 और 45 कौन कितना हो जाएगा, 135, तो यहां से यहां तक उसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज का नंबर बड़ा है तो हमें क्लॉकवाइज का नंबर बताना है, कौन सी दिशा में वो फेस करेगा, तो वो फेस कर रहा है नॉर्थ दिशा में, वो फेस कर रहा है, मुख करके खड़ा है उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर होता है। डायरेक्ट आप क्लॉकवाइज नंबर को एक साथ ऐड नोट करो, एंटी क्लॉक को एक साथ नोट करो, दोनों का सम करो, सम करने के बाद डिफरेंस लगा देना, अंतर माइनस करने के बाद जो बड़ी है, अगर क्लॉकवाइज बड़ा है तो क्लॉकवाइज मूव करवा देना, अगर एंटी क्लॉक बड़ा है तो एंटी क्लॉक मूव करवा देना, अब उसके इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग के पॉइंट से। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये डायरेक्शन डिस्टेंस के 10 सवालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब हम अपने इसी के साथ अगले टॉपिक में देखते हैं जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन का पहले हम बेसिक जानते हैं क्या होगा। जब भी ब्लड रिलेशन में किसी का नाम दिया जाए तो नाम से हम किसी का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते, नाम पढ़ के हम किसी का लिंग नहीं बता सकते कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा। जब तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, जब तक उससे रिलेटेड कोई सूचना ना मिले हमें, जब तक हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो नाम से जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब जब हम स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन का फ्लो डायग्राम, एक फैमिली चार्ट बनाते हैं, तो जब हम फैमिली चार्ट बनाते हैं तो कुछ सिंबल का यूज करते हैं स्टूडेंट। जब हम फैमिली चार्ट बनाते हैं तो कुछ सिंबल का यूज करते हैं, किस तरीके से आइए सीख लीजिए। अगर किसी पुरुष को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है,
तो मेल के लिए आप यूज करोगे प्लस साइन का। ठीक, किसी फीमेल को दर्शाना है, किसी महिला को आपको दर्शाना है, तो महिला के लिए हमें यूज करना है यहां पर माइनस साइन को यूज करेंगे। ठीक, अगर कोई मैरिड कपल है, कोई जोड़े को दर्शाना है, शादीशुदा जोड़े को दर्शाना है, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को डबल पैरेलल रो को यूज करते हैं। एक हो जाता है प्लस मतलब मेल और एक हो जाता है हमारा माइनस मतलब फीमेल। अगर हमें सेम जनरेशन के लोगों को दिखाना है, सेम जनरेशन मतलब एक ही पीढ़ी के लोगों को, एक ही पीढ़ी के लोगों को दर्शाना है, तो हम उसको सिंगल लाइन से अपने फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें पीढ़ी का अंतर दिखाना है, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, तो जनरेशन गैप के लिए हम यूज करते हैं वर्टिकली लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये हमारे पीढ़ियों को दर्शा रही है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी। इन 5 सिंबल को यूज करना है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से, मेल को बताया जाए तो आप प्लस का साइन, फीमेल को बताया जाए तो माइनस, मैरिड कपल को बताया जाए तो पैरेलल रो से, सेम जनरेशन को बताया जाए तो सिंगल रो से, और जनरेशन का गैप बताया जाए तो हमें रिप्रेजेंट करना होता है वर्टिकल, सीधी रेखा से। ठीक, अब सब और सारे ही रिलेशन अपने आप को इमेजिन करके, अपने आप को मान के ही हमें सॉल्व करना होता है। किस तरीके से, सपोज करो आप यहाँ पर माई सेल्फ हो, आप ये खुद हो। ठीक, अब आपकी जनरेशन में अगर हम बात करें, मैंने आपसे पूछा बताओ आपकी जनरेशन में, आपकी उम्र में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो आप बोलोगे क्या, भाई बहन, है ना, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे हमारे सेम जनरेशन में। तो कौन कौन से रिश्ते रिश्ते हो गए आपके ही जनरेशन में, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ हो गया आपका, कोई मेल कजन है, और किसी फीमेल के लिए उसका हस्बैंड भी उसके ही जनरेशन का होता है। ठीक, अगर हम इसमें फीमेल की बात, इसी में फीमेल की बात करें, सेम जनरेशन में आपकी कौन हो जाती है, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, भाभी, नंद, देवरानी, इन सबको ही सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। कोई फीमेल कजन है तो वो, और किसी मेल पर्सन के लिए उसकी वाइफ भी उसकी ही जनरेशन की होती है। ठीक, अगर आप इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हो, अगर आप इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हो, तो आपसे ऊपर कौन मिलेगा, आपके पीढ़ी के ऊपर कौन सी पीढ़ी आएगी, आपके पेरेंट्स की। दैट्स मीन्स मेल की बात करें तो फादर, और फादर के साथ साथ आपके फादर इन लॉ भी आते हैं, ससुर जी, और फिर इसी के साथ साथ आपके अंकल भी आते हैं। अंकल में आपके मामा, मौसा, चाचा, फूफा, सब, ताऊ जी। अगर पापा की तरफ के रिश्ते हैं तो पैटर्नल अंकल, मम्मी की तरफ के रिश्ते हैं तो मैटरनल अंकल बोला जाता है। ठीक, अगर हम यहीं पर अपनी जनरेशन से ऊपर फीमेल की बात करें, तो आपकी जनरेशन से ऊपर कौन आती है, मदर, मदर के साथ साथ आपकी मदर इन लॉ, और आंट, आंट में आपकी बुआ, मौसी, चाची, ताई जी, मामी, सब आंट कहलाती हैं। अगर मम्मी की तरफ के कोई है, जैसे मामी है, मौसी है, तो मैटरनल आंट, पापा की तरफ जैसे चाची, ताई जी, आपकी बुआ, तो पैटर्नल आंट। पी से पापा होते हैं तो पैटर्नल, एम से मम्मी होती है तो मैटरनल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आप अगर अपने पापा मम्मी की ऊपर की जनरेशन में जाओगे तो कौन मिलेंगे आपको, आप अपने पापा मम्मी की ऊपर की जनरेशन में जाते हो तो आपके मिलते हैं दादा दादी। दैट्स मीन्स इधर हो गए आपके ग्रैंडफादर, और ये हो गए आपकी ग्रैंड मदर। एक हो गए आपके ग्रैंडफादर और एक हो गई आपकी ग्रैंड मदर। अगर आप इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, तो इनकी जनरेशन से जब हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो हमें मिलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, पर दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर। और फीमेल में बात करें तो ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक, अब एक जनरेशन बचती है। अगर आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे आते हो, अगर आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे आते हो, तो आपके नीचे कौन मिलेगा, आपके बच्चे। दैट इज, अगर मेल की बात करें तो सन, सन इन लॉ,
आपका नेफ्यू, भतीजा, भतीजा या फिर भांजा, वो भी आपके नीचे वाली जनरेशन में। फीमेल की बात करें तो स्टूडेंट कौन हो जाएगी, डॉटर, ठीक, डॉटर इन लॉ, बहू, और आपकी भांजी या फिर भतीजी को बोला जाता है नीस, ठीक। ये है हमारे सारे रिश्तों का फैमिली ट्री। जनरेशन के गैप के साथ मैंने आपको डिटेल में बताया है, इन्हीं पे बेस्ड हमारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब इन्हीं को अप्लाई करेंगे अपने सवालों में, क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या चीजें हमारी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइए सॉल्व कर लेते हैं कि इसका सही उत्तर हमारे पास क्या होने वाला है। बोला गया है a प्लस बी। अब देखो ये 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पॉइंटिंग वाले, आपके कोडेड फॉर्म और एक पैसेज बेस्ड। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादा देखे जाते हैं। देखो ये एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। प्लस मींस डॉटर, ए प्लस बी का मतलब बताया है, ए पुत्री है बी की, प्लस का मतलब हो गया पुत्री। तो जहां पर भी प्लस दिख जाए उसका मतलब आप पुत्री मान लेना, ठीक। इस तरीके से माइनस का मतलब हो जाएगा वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा सन। अब यहां से इस एक्सप्रेशन से हमें फैमिली ट्री बनाना होगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन। तो अगर P इंटू क्यू लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P जो है वो पुत्र है किसका, Q का। P पुत्र है तो मेल हो गया ना, एक मेल मेंबर हो गया, सन है तो, और किसका सन है, Q। अब Q के वो मम्मी पापा है ना, तो P से तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, तो हम Q को यहां प्लॉट कर देंगे, ठीक। फिर आपके सामने बोला गया है यहां पर माइनस, माइनस एस, माइनस का मतलब हमारे पास क्या डिफाइन था, माइनस मतलब वाइफ। इसका मतलब ये हो गया Q इज द वाइफ ऑफ S। Q वाइफ है तो माइनस, और किसकी वाइफ है, S की। अब S के बारे में हमें नहीं बताया है, लेकिन S का जेंडर हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर Q एक फीमेल है तो उसने किसी मेल से ही तो शादी की होगी ना, और ये हो जाएगा प्लस। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला हमने देखा Q इज द फादर ऑफ P, क्या P का फादर है Q, वो तो एक फीमेल है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। नेक्स्ट, P इज द डॉटर ऑफ Q, जो P है वो बेटी है, P तो एक मेल मेंबर है, तो ये भी आपका गलत। F इज द फादर ऑफ P, S फादर है P का, तो ठीक है, P की मम्मी और मम्मी के हस्बैंड, तो P के ये फादर भी तो हुए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा परम सत्य उत्तर होता है। इसी को मार्क करके हमें आगे बढ़ना है। अब समझ में आया होगा आपको कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, क्लियर होती है चीजें। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, इफ ए इज द फादर। अब ये है, पहला क्वेश्चन था कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक। इस क्वेश्चन को बोला जाता है पैसेज बेस्ड। आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को पढ़ के हमें फैमिली ट्री बनानी होती है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको हमें आंसर देना होता है। ये भी आपके एनटीपीसी के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था 4 जनवरी के। A इज द फादर ऑफ B, क्या बताया जा रहा है, A जो है वो B का पिता है, A फादर है तो प्लस, और इसका बेटा इसके नीचे जनरेशन में, जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन से, और किसका बेटा है, B का। A इज द फादर ऑफ B, फिर बताया गया B इज द फादर ऑफ C, जो B है वो C का पिता है, तो B भी एक मेल मेंबर, और किसका पिता है, C का। बस इतना ही बोला गया है। देन हाउ इज C रिलेटेड टू A, C कौन हो जाएगा, A का, तो A का बेटा और बेटे के बच्चे क्या लगेंगे, ये अब देखो C का जेंडर नहीं डिफाइंड, C लड़का भी हो सकता है, C लड़की भी हो सकती है, तो C आपका ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर तो हम ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते। ग्रैंड चाइल्ड में आपका चाइल्ड में दोनों ही जेंडर इंक्लूड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। बताओ ये 10 सेकंड के अंदर होने वाला सवाल है या नहीं है, मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ा आपके सामने, आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, ठीक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, बस एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। डी हैज अ ब्रदर ए, डी का एक भाई है, और भाई को सेम जनरेशन किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किस लाइन से हम दर्शाते हैं, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो डी भाई है किसका, ए का। डी इज द सन ऑफ सी, डी बेटा है किसका, सी, तो सी ऊपर आ जाएगा।
बी इज सी फादर, जो बी है वो सी का पिता है। सी का पिता कौन? बी, और बी क्या हो जाएगा? प्लस बी इज सी फादर, ठीक। डी इज द सन ऑफ सी, सी का जेंडर नहीं पता कि सी एक मेल मेंबर है या सी एक हमारा फीमेल मेंबर है। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज ए टू बी, ए कौन हो जाएगा? किसका? बी का। तो फिर से ए कौन हो जाएगा? हमारा ग्रैंड सन। डी हैज अ ब्रदर, और डी हैज अ ब्रदर ए, डी आपका एक ब्रदर है ए का, तो डी कौन हुआ? देखो 3 जनरेशन गैप, बी के बच्चे का बच्चा है ना, तो ये कौन लगेगा? ग्रैंड सन पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर होती है चीजें? तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, दर्शाने वाला क्वेश्चन है, किसी पर्सन को किस तरीके से दर्शाया जाता है। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को आप हिंदी में करोगे तो बहुत जल्दी 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इंडिकेटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड, एक वुमेन की तरफ इशारा किया जाता है, और बता कौन रहा है? एक मैन बता रहा है। और क्या बता रहा है? हर फादर, किसके फादर? उस वुमेन के फादर। हर फादर मतलब इज वुमेन, और वुमेन के फादर ऊपर बनेंगे। इस वुमेन के फादर इज द ओनली सन, ये इकलौते सन है किसके? ऑफ माई फादर, मेरे फादर के इकलौते सन। तो मेरे फादर कौन? इस मैन के फादर, और इन फादर का इकलौता सन, तो ये मैन खुद ही हो गया। इस मैन के इकलौते सन का, तो ये खुद ही ये मैन हो जाएगा ना। इस मैन के इकलौते फादर का सन, तो ये मैन वो खुद ही हो जाएगा। इसको हमने रिलेट कर लिया। हिंदी में देखो कैसे बोलोगे? उसका पिता मतलब इस वुमेन के पिता, इस वुमेन के पिता मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो वो मैन खुद ही हो जाएगा। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज मैन, ये मैन कैसे रिलेटेड है इस वुमेन से? तो ये मैन कौन लगेगा? फादर लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आपको ब्लड, सिर्फ फैमिली ट्री अगर आपने अच्छे से सीखी है तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करोगे, डेफिनेटली एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करके आओगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना। हस्बैंड है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल पैरेलल रो से। मनोज जो है वो हस्बैंड है, तो मनोज आपका एक मेल मेंबर, और किसका हस्बैंड है? सपना का, तो सपना क्या हो जाएगी? फीमेल। ठीक है। हुज मदर इज, हुज वाला किसके लिए होता है? नियरेस्ट एलिमेंट के लिए। हुज मदर इज नीलम, सपना की मदर कौन हो जाएगी? नीलम, और नीलम मदर है तो हम ये माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। फिर बोला गया है नीलम ग्रैंड सन इज आदित्य। नीलम का ग्रैंड सन मतलब सन के बच्चे का बच्चा होगा तो ग्रैंड सन कहलाएगा, पोता कहलाएगा। तो नीलम के ग्रैंड सन का नाम क्या है? आदित्य, और ग्रैंड सन है तो हमने प्लस साइन लगा दिया। फिर बोला गया है आदित्य हु इज द ब्रदर ऑफ शेफाली। जो आदित्य है वो भाई है किसका? शेफाली का। अब शेफाली लड़की है या लड़का है हम नाम से नहीं बता सकते। आगे दिया गया है शेफाली, अब बताएंगे। शेफाली इज द डॉटर ऑफ विजय। जो शेफाली है वो डॉटर है तो माइनस, और किसकी डॉटर है? विजय की। विजय हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ। विजय जो है वो भाई है किसका? मनोज की वाइफ। मनोज की वाइफ कौन है? सपना। सपना का ये भाई है, तो हमने इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। डायग्राम क्लियर? पूछा क्या गया है? हाउ इज सपना रिलेटेड टू शेफाली। सपना कौन लगेगी? किसकी? शेफाली की। तो शेफाली के पापा और पापा की बहन, तो शेफाली की क्या लगेगी? सपना। सपना लगेगी बुआ, और बुआ को क्या बोला जाता है? आंट। कौन सी? पैटर्नल आंट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं हम। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ। एक बॉय की तरफ इशारा किया जाता है। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को देख के बताया जा रहा है उस लड़के के बारे में। क्या बताया? कौन बता रहा है? नीना बता रही है। अब नीना देखो, माई ये है नीना, तो वो नीना ने क्या कहा? माई से रिलेट करेंगे। नीना मतलब माई ग्रैंड मदर,
तो नीना के पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे तो वो ग्रैंड मदर हो जाएंगी। माई ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर, ये खुद ही, ओनली डॉटर, ही इज द सन, ये इनका सन है। हिंदी में देखो, नीना ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर की एक मात्र पुत्री का पुत्र है। ठीक, रिलेट हो गया दोनों। इंग्लिश में आप माई से स्टार्ट किया करो और हिंदी में जहां से बोला गया है वहीं से रिलेट कर लिया करो। सवाल में पूछा गया है हाउ इज नीना रिलेटेड टू बॉय, नीना कैसे रिलेटेड है इस बॉय से, तो नीना कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अमित एंड ऋतु आर कपल, कपल है तो मैरिड कपल है, ठीक है, तो अमित और ऋतु कपल हैं। मृणल एंड सोनल आर ब्रदर, मृणल और सोनल भाई हैं, बाद में रिलेट कर देंगे इसको। फिर बोला गया है मृणल इज द ब्रदर ऑफ ऋतु, ऋतु का भाई है कौन, मृणल, और मृणल अगर भाई है तो मृणल के साथ साथ सोनल भी तो भाई हो जाएगा, तो ऋतु, सोनल और भाई आपस में क्या लगेंगे, सिबलिंग लगेंगे। फिर बोला गया है मृणल इज द, हाउ इज सोनल रिलेटेड टू अमित, तो सोनल कौन लगेगी, कौन लगेगा किसकी, अमित की, तो अमित की वाइफ और वाइफ का भाई है, अमित की वाइफ और वाइफ का भाई है, तो वो क्या लगेगा, साला, साले को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर हो रही है चीजें, सभी को समझ में आ रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है। ये क्वेश्चन आपके CBT 2 NTPC के CBT 2 में पूछा गया था 10 मई 2022 को जो हुआ था। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्शन फिर से, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है फादर, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है मदर, @ रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड, % रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ और इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। अब हमें इस इक्वेशन से फ्लो डायग्राम बनाना है। आइए बना लेते हैं फ्लो डायग्राम। @ का मतलब क्या है स्टूडेंट, @ का मतलब है हस्बैंड। इसका मतलब ये हुआ P हस्बैंड हो जाएगा किसका, Q का, तो Q एक फीमेल हो जाएगी। अगर एक मेल मेंबर है तो वो किसी फीमेल से ही शादी करेगा। नेक्स्ट बोला गया है डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, इसका मतलब Q माता है U की, Q इज द मदर ऑफ U, माता है U की तो U उसका बच्चा नीचे वाली जनरेशन में आएगा। इक्वल, इक्वल क्या बताया गया है, भाई को, तो U इज द ब्रदर ऑफ R, U भाई हो जाएगा किसका, R का। यहां तक कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट R%S, परसेंट का मतलब बताया गया है वाइफ, तो R इज द वाइफ ऑफ S, तो S आपका एक मेल मेंबर। और V के लिए क्या बताया गया है, हैशटैग, हैशटैग डिफाइन किया जा रहा है फादर, तो इसका मतलब ये हुआ S इज द फादर ऑफ V, जो S है वो V का फादर है। V के बारे में मेल है V या फीमेल है ये हमारे पास डिफाइन नहीं किया गया। सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इज P रिलेटेड टू V, P V से किस प्रकार संबंधित है, तो P कौन लगेगी, तो देखो P कैसे संबंधित है, P की मम्मी और मम्मी के पापा हैं, P की मम्मी R है और मम्मी के पापा हैं, तो वो कौन लगेंगे, ग्रैंड फादर लगेंगे। ग्रैंड फादर तो ऑप्शन में हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, तो कैसे आंसर देंगे, हाँ पर प्रेजेंट तो है, मैटरनल ग्रैंड फादर नाना जी। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इतना इजी क्वेश्चन, और देखो आपके ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का, और CBT 2 में पूछा जा रहा है, तो क्या आप अपने आप को इतना काबिल तो मानते हो ना कि आप NTPC में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, देखो C इज द मदर ऑफ K, C K की माता है, तो C माता है किसकी, K की, तो K नीचे आ जाएगा। K इज द वाइफ ऑफ H, K पत्नी है किसकी, H की, तो H एक मेल मेंबर हो जाएगा। R इज द ब्रदर ऑफ K, R जो है वो भाई है किसका, K का, तो भाई को हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं। P इज द फादर ऑफ R, R के फादर कौन है, P। अब देखो ये दोनों भाई बहन है, इसकी मम्मी ये है, इसके पापा ये है, तो आपस में ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे,
कुछ चीजें हमें खुद से भी समझनी पड़ेगी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर बोला गया है हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, सी का संबंध क्या हो जाएगा पी से, तो सी कौन लगेगी, पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस ब्लड रिलेशन का आखिरी सवाल क्या है हमारे सामने, कोडेड ब्लड रिलेशन है। आइए हम बना लेते हैं इस एक्सप्रेशन से फैमिली ट्री को। ये आपके एएलपी शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम माइनस, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर। बोला गया है ए बी का भाई है, तो यहां पर एम एन का भाई है, तो भाई है तो सेम जनरेशन। डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी का पिता है, फादर, तो एन इज द फादर ऑफ पी का फादर है, तो पी नीचे आ जाएगा। प्लस का मतलब बताया गया है स्टूडेंट मदर, माँ, तो क्या हुआ यहाँ पर, पी इज द मदर ऑफ एस, एस की मदर है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या बताया गया है, वाइफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस इज द वाइफ ऑफ टी, तो टी एक मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड पूछा गया है आपसे, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम कौन है, क्वेश्चन मार्क, किसका, टी का, तो टी की मदर इन लॉ के फादर, तो क्या लगेंगे वो, हमारे मम्मी के, देखो टी की मम्मी और मम्मी के पापा, तो पत्नी की माँ के पिता के भाई, पत्नी की माँ, माँ के माँ, और फिर उनके वाइफ मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन को घुमाया गया है, वाइफ की मदर, मदर के फादर, वाइफ की मदर और मदर के फादर। ठीक, वाइफ की मदर, मदर के फादर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखो इसके टी की वाइफ, वाइफ की मदर, मदर के फादर, और फादर के भाई हैं, ये अंकल हैं। ठीक है, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, माँ के पिता और पिता के भाई, वाइफ मैटरनल फादर्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर 1। और डेफिनेटली सीबीटी जब एएलपी में पूछा गया था तो इतना मॉडरेट तो ऑप्शंस को घुमा ही सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन। अब बात आती है हमारे ऑर्डर रैंकिंग की। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पर्सन की रैंक दोनों एंड से दी जाए, एक ही पर्सन की रैंक दोनों एंड से दी जाए, सपोज ए को जब आपने लेफ्ट से गिना तो इसकी रैंक है 22, और इसी ए को जब हमने राइट से गिना तो इसकी रैंक है 26। अब हमें बताना है इस टोटल रो में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो टोटल रो में कितने व्यक्ति हो जाएंगे ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे तो 48 और -1 करेंगे तो 47 पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पर हमने -1 क्यों किया, क्योंकि इस ए को ना हमने 2 बार गिन लिया। जब इस ए को हमने लेफ्ट से गिना तो भी 22 में आ गया, जब इस ए को हमने राइट से गिना 26 में तो भी ये ए इंक्लूड हो गया। अब ए की काउंटिंग 2 बार हो जाएगी, तो इस वजह से हमें यहाँ पर -1 करना पड़ता है। ठीक है, आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक क्लास में, देखो वही कॉन्सेप्ट ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, एक क्लास में पोलो रैंक्ड 18 फ्रॉम द टॉप, पाओलो की रैंक शीर्ष से, टॉप से कितनी है, 18 है, एंड 45 फ्रॉम द बॉटम, फॉलो की ही रैंक जब नीचे से गिनते हो तो 45 बता दिया है। इस पूरे रो में कितने पर्सन हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 63, और 63 में से -1 करेंगे तो 62 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें इनके रैंकिंग बतानी होती है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, वहां तो हमने टोटल ऑर्डर बताए कि कितने हैं, यहाँ पर हमें रैंक बताने हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखो 6 जिराफ हैं जंगल में, एक हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 जिराफ,
एस इज टॉलर देन क्यू, जो एस है ना वो बड़ा है, तो बड़े की तरफ ये वाला साइन लगाते हैं, किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है। पी इज टॉलर देन आर, पी भी बड़ा है, किससे बड़ा है, पी, आर से। फिर बोला गया एफ इज शॉर्टर देन टी, जो एफ है वो छोटा है, एस छोटा है तो एस की तरफ ये छोट बंद वाला साइन, किससे छोटा है, तो टी से छोटा है। क्लियर। नेक्स्ट Q इज टॉलर देन P, जो Q है वो P से बड़ा है बट शॉर्टर है T से। अब देखो ये क्या, इस लाइन का मतलब समझो क्या बोल रहा है, Q जो है वो बड़ा है किससे, P से, लेकिन Q जो है वो छोटा है किससे, T से। तो T Q P, Q इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन T, T इज शॉर्टर देन U, जो T है वो छोटा है किससे, U से। अब U T P और P के बाद आना चाहिए था R, अब इन दोनों के बीच में कहीं S भी आएगा, तो अब देखो U यहां पर, T यहां पर, T के बाद आपका T से छोटा कौन है, S, और S के बाद क्या आ जाएगा आपका Q, और Q के बाद आ जाएगा P और R। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, Who is the sixth giraffe in the shortest, छठा सबसे छोटा जिराफ कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से हमें उनके हाइट के अकॉर्डिंग, कुछ पर्सन है हाइट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें अरेंज करना है, और ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 शिफ्ट नंबर 1 में। बोला क्या गया है, 6 फ्रेंड डिफरेंट हाइट है, बी इज टॉलर देन ओनली 2 अदर फ्रेंड। देखो 6 फ्रेंड है, 4 5 6, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो बी है वो ओनली 2 अदर फ्रेंड, बी केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है, सिर्फ 2 मित्रों से बड़ा है, बाकी सबसे तो छोटा हो जाएगा ना, तो सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है, तो बी की पोजीशन यहां हो जाएगी, बी सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है। ठीक है। फिर सी इज शॉर्टर देन ओनली 1 फ्रेंड, जो सी है सिर्फ एक फ्रेंड से छोटा है, तो सी एक फ्रेंड से छोटा होगा तो यहां पर आ जाएगा। फिर बोला गया है ई इज शॉर्टर देन बी, जो ई है ना वो छोटा है किससे, बी से, बट टॉलर देन एफ, लेकिन बड़ा है किससे, एफ से, तो बी ई एफ। अब देखो बी के बाद ई और एफ के लिए यही जगह बची, पुट कर दिया हमने। फिर बोला है ए इज शॉर्टर देन डी, ए जो है वो छोटा है किससे, डी से, तो डी को सबसे बड़ा हो जाएगा और ए सबसे यहाँ पर 3rd नंबर पे आ जाएगा। 6 के 6 पर्सन को हमने अरेंज कर दिया आसानी से। सवाल में क्या पूछा गया है, Who is second shortest among all the friend, सेकेंड शॉर्टेस्ट, दूसरे नंबर पे छोटा कौन सा फ्रेंड है, तो ई फ्रेंड छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर होता है। ठीक है, क्लियर होती है चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है स्टूडेंट यहाँ पर all 72 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ द नॉर्थ। 72 एक रो में टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 72। फिर सलब इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, सलब जो है एक्सट्रीम लेफ्ट यहां पर खड़ा है सलब। ठीक, ओनली 8 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन सलब एंड किमाया, सलब और किमाया के बीच में 8 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कौन हो जाएगी, किमाया। अब आप सलब की रैंक कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किमाया की रैंक लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 10। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं हुआ होगा, जो उसने बोला उसी को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर बोला गया है विराली इज 26 फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड रो, जो विराली है ना वो राइट एंड से इधर से कहीं 26 पर बैठी है, तो सपोज करो यहां पर हमने मान लिया ये विराली है, और राइट एंड से विराली की रैंक कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। और सवाल में पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टैंडिंग बिटवीन विराली एंड किमाया, विराली और किमाया के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस किमाया की रैंक को हम राइट से पता कर ले, इस किमाया के रैंक को राइट से पता कर ले। कैसे पता करेंगे,
हमें पता है अगर किसी पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन 72 हैं और एक पर्सन इधर से 10 नंबर पे है, तो इधर से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा? 72 में से 10 को माइनस करेंगे तो उसकी रैंक हो जाएगी 62। मतलब 62 पर्सन तो इधर होंगे, ये 62 पर्सन होंगे, लेकिन इस किमाया की रैंक को भी तो जोड़ दोगे तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। तो किमाया की रैंक राइट एंड से कितनी आई? 63। और अब यहां से आप टोटल भी वेरीफाई कर लोगे तो 73 माइनस 162 हो गया। अब आप देखो इधर से 26 और इधर से ही ये 63 नंबर पर है, तो 63 में से अगर आप इस 26 मतलब राइट से ये वाला एरिया निकाल दे तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा ना। 63 में से 26 को माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37th पर्सन आ जाएंगे। इसके बीच में किमाया और वृत्ति के बीच, विराली के बीच में 37 पर्सन आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। क्लियर? ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है ना, ऑर्डर रैंकिंग है, तो आप कोई सा भी सवाल आसानी से उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन में आपका इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। बोला गया है एक क्यू में ट्रैवलर एट द इमिग्रेशन काउंटर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ पर्सन है। पंकज इज 9 फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। देखो एक रो जिसमें पंकज की रैंक लेफ्ट हैंड से 9th नंबर पर है, ठीक, और पूजा की रैंक राइट हैंड से 17th पर है। पंकज ये लेफ्ट से है और पूजा को हमने माना यहां पर आ रही है पूजा और राइट हैंड से है, और पूजा की रैंक कितनी हो जाती है राइट हैंड से? सवाल में दिया गया है 17। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर एक पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया? इफ द पोजीशन ऑफ पंकज एंड पूजा आर इंटरचेंज, अगर पंकज और पूजा की पोजीशन को बदल दिया जाए, मतलब पंकज यहां पर आ जाए, इंटरचेंज का मतलब यही तो होता है, और पूजा पंकज की जगह पर आ जाए। जब इन्होंने अपनी पोजीशन को बदल लिया, द न्यू पोजीशन ऑफ पंकज विल 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो जो पंकज की नई जगह है वो लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे हो जाएगा? पंकज यहां पर बोला गया है 15 नंबर पर हो जाएगा। हमारा सारे सवालों का आंसर इस डायग्राम से मिल सकता है। पूछा क्या गया है? हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैवलर बिटवीन पूजा एंड पंकज, पूजा और पंकज के बीच में कितने पर्सन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी एक पर्सन की रैंक, सपोज करो पंकज की रैंक, पंकज के न्यू रैंक और ओल्ड रैंक, और इसमें से -1 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में कितने पर्सन आएंगे। अब पंकज की न्यू रैंक कितनी है? पंकज की न्यू रैंक है 15 और पंकज की पुरानी रैंक कितनी है? 9। 15 में से 9 गया 6 और 6 में से -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितने आएंगे? 5। आप इसी चीज को पूजा की तरफ से भी निकाल सकते थे, आप इसी चीज को पूजा की तरफ से भी निकाल सकते थे। कैसे? आओ देखते हैं पूजा की तरफ से कैसे। पूजा की नई रैंक हमारे पास तो पता ही है नहीं है, जब पूजा की नई रैंक नहीं पता तो नहीं निकाल सकते, बस इसी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस सवाल का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं फटाफट से। E इज ओल्डर देन C, E जो है वो बड़ा है किससे? C से। D इज ओल्डर देन C, जो D है वो किससे बड़ा है? D इज ओल्डर देन C, D बड़ा है किससे? C से। बट यंगर देन E, लेकिन जो D है ना वो E से छोटा है। अब देखो ये वाली लाइन का कोई मतलब नहीं, EDC अरेंज हो गए। A इज यंगर देन B, यंगर मतलब होता है छोटा, A छोटा है किससे? B से और C से, दोनों से ही A छोटा है। फिर बोल दिया गया C इज ओल्डर देन B, C बड़ा हो जाएगा B से, तो C से बड़ा
सी बड़ा है बी से और बी छोटा है, बी बड़ा है ए से। सारे पर्सन अरेंज हो गए। सवाल में पूछा था हु इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ए है। ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करके आगे बढ़ जाना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। ये आपके एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। In a row of student, one student is 10 from either the end of the row. एक रो में एक स्टूडेंट किसी भी एंड से, इधर से भी 10th पर है और इधर से भी 10th पर है, तो टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 माइनस 1 कितने पर्सन निकल के आ गए, 19। 5 सेकंड के अंदर आंसर का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, 8th question, in a row of a 12 student when Karan was shifted by 3 place toward his right. क्या बताया गया है, एक रो में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, हमारे पास 12 स्टूडेंट है। करण 3 प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट होता है। सपोज करो करण अभी यहां पर बैठा है और 3 प्लेस आगे 1 2 3, करण फिर अब यहां पर आ जाएगा। सवाल में पूछा है ही, बोला गया है ही बिकम 5th फ्रॉम द राइट एंड। जब करण यहां पर आ गया तो राइट एंड से 5th पोजीशन पर हो जाएगा, ठीक। और पूछा है व्हाट वाज हिज अर्ली पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब इधर से देखोगे तो करण की रैंक राइट से कितनी है, 5, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7, करण की रैंक 8 है। और पूछा है करण की रैंक लेफ्ट से कितनी होगी, तो इस 12 में से 8 को हम माइनस कर दे तो बचे कितने, 4 पर्सन। लेकिन करण की खुद की रैंक पूछी गई है तो +1 भी करना पड़ेगा, तो करण की रैंक कितनी हो जाएगी, 5th पोजीशन पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इतना इजी सा क्वेश्चन है। ए इज टॉलर देन बी, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, डी छोटा है बी से बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से बड़ा है। अब देखो ए बी सी के बीच में डी आ जाएगा, इससे पहले हमने ए को लिख दिया। देन डी इज, डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन की तरफ देखो, टॉलर देन बी, क्या डी बी से बड़ा है, नहीं। शॉर्टर, सबसे छोटा है क्या डी, नहीं। टॉलर देन ए एंड बी, ए और बी दोनों से बड़ा है क्या डी, नहीं। डी इज टॉलर देन सी, जो डी है वो बड़ा है किससे, सी से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द लेटर, देखो अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेटर इज 8th राइट ऑफ द 12th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आपका 12th लेटर, और 12th लेटर आपका कौन सा होता है स्टूडेंट, एल होता है 12, इसके राइट की तरफ जाओगे तो प्लस ही तो करोगे, और 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, 20वें पे कौन सा लेटर आता है, तो हमारा लेटर आता है 3, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपके एनटीपीसी में इतना छोटा सवाल पूछा जाता है, देख लो क्या लेवल होता है। आप गूगल कर लेना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस जो आपको रात को 9 बजे जुड़ते हो, इससे तो बहुत ऊपर लेवल की प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्योंकि आपको हाई लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी तो नीचे लेवल का क्वेश्चन तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट किया, आपके ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ ये 3 टॉपिक तो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयार हो चुके होंगे। मिलेंगे अगले और इसी तरीके के कुछ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहां पर इस तरीके से आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेशन भी रात के 9 बजे रीजनिंग के सेक्शन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हमारा टारगेट होता है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का विद इन लिमिटेड टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके हमसे कनेक्ट करके सारे डाउट्स क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।